उत्तर प्रदेश की सियासत में जो चेहरा आपको विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कुराता हुआ नजर आए, जो अपने धुर विरोधियों के साथ भी बेहद शालीनता के साथ पेश आए और जो नेता जनता के बीच ऐसा घुल मिल जाए कि जनता और नेता के बीच का भेद खत्म हो जाए, ऐसी शख्सियत का विचार मन में आते ही जो नाम सबसे पहले आता है वो है यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का। केशव प्रसाद मौर्य के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए साल 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत हासिल किया। इस बार भी डिप्टी सीएम रहते हुए वो लगातार बीजेपी की सत्ता वापसी के लिए मेहनत करते रहे और दोबारा डिप्टी सीएम बनने के बाद ही वो अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे हैं। इससे पहले कि उनसे हम उसी बातचीत के सिलसिले को शुरू करें, एक नजर उनकी जिंदगी पर। प्रयागराज के करीब कौशाम्बी जिले का सिराथू गांव, जहां केशव प्रसाद मौर्य का जन्म बेहद ही गरीब परिवार में हुआ। संघर्ष की नींव शायद यहीं से पड़ी, जब परिवार पालने के लिए बचपन में पिता की चाय की दुकान में और जब थोड़ा बड़े हुए तो किसानी में पिता का हाथ बटाने लगे। लेकिन हिंदुत्ववादी सोच इन्हें विश्व हिंदू परिषद और संघ के करीब ले गई। गौरक्षा आंदोलन से जुड़े और फिर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए हाथ में मशाल उठा ली। देखते ही देखते केशव प्रसाद मौर्य विश्व हिंदू परिषद के तत्कालीन अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंघल के सबसे करीब आ गए। इनके जीवन के बहुत से हिस्से और किस्से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरित नजर आते हैं। कार सेवा में बढ़ चढ़कर भागीदारी की, जेल में बंद कारसेवकों को चाय पानी से लेकर अखबार तक पहुंचाए और अयोध्या के आंदोलन को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। विश्व हिंदू परिषद का कामकाज संभालते संभालते केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी में आए। संगठन के लिए बहुत मेहनत की। फूलपुर के सियासी इतिहास में वो पहले सांसद थे जो भारतीय जनता पार्टी से चुनकर आए थे। एक बात और, केशव प्रसाद मौर्य को कोरोना संक्रमण काल में लगे लॉकडाउन के दौरान उनकी प्रदेश भर में चलने वाली कम्युनिटी किचन के लिए भी याद किया जाता है। बतौर डिप्टी सीएम आज भी वो लोगों का मुफ्त इलाज कराने, गरीबों की शादी विवाह में खुले हाथ से खर्च करने, जरूरतमंदों की मदद करने में पीछे नहीं हटते हैं। अब केशव प्रसाद मौर्य के पास ग्राम्य विकास विभाग है और यहाँ भी उनके कामों की फहरिस्त लंबी है। उन्हीं से जानते हैं कि आखिर पीएम मोदी के प्राथमिकता वाले ग्राम्य विकास विभाग में वो नया क्या कर रहे हैं। केशव जी, आपका के न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अनुराग जी। आपका दूसरा डिप्टी सीएम का कार्यकाल है, कितने नंबर देते हैं अब तक इस सरकार को? देखिए, सरकार लगातार जो कुछ अधिकतम नंबर होते हैं किसी सरकार के लिए, किसी परीक्षा के बाद जब जनता की नज़र में जाती है, जन सरकार की जो उपलब्धियां हैं या सरकार के द्वारा किया गया कार्य है, तो फिर 100 में से 100 नंबर से कम तो देने का कोई काम न कर रहा है और ना इससे हम काम कर रहे हैं, क्योंकि जितना वादा किया उससे ज़्यादा काम करके जनता को देने का काम कर रहे हैं और आगे भी ये जारी रहे। पिछले कार्यकाल में आपके और योगी जी के संबंधों को लेकर हमेशा चर्चा रही है। आपने हमेशा इसको नकारा है, आपने हमेशा कहा अच्छे संबंध है। पीछे भी अच्छे संबंध थे, अब भी अच्छे संबंध हैं, आगे भी अच्छे संबंध रहेंगे। संबंधों को लेकर के सवाल का उचित नहीं बनता है। आप सब साथी लोग हो, सवाल कर देते हो, इसलिए जवाब देना पड़ता है। हमारे संबंध अच्छे थे और अच्छे हैं और सदा अच्छे रहेंगे। विपक्षी पार्टियां हमेशा कहती हैं कि सरकार जो है वो सत्ता का मिसयूज कर रही है, एक वर्ग विशेष पे लगातार कार्रवाई कर रही है, चाहे वो मुख्तार अंसारी का मामला, आतिक आजम खां का मामला भी आया है। उनको बातें हैं, जब कोई सत्ता के दुरुपयोग की बात करता है तो वो ये चाहता है कि जो अपराध किसी भी प्रकार के, चाहे समाज के प्रति अपराध किया हो, चाहे आर्थिक अपराध किया हो, वो ये अपेक्षा करते हैं कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जब कार्रवाई होती है तब वो कहते हैं सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। और जो अपराधी हैं, अगर वो किसी दल विशेष से ज़्यादा जुड़े हुए हैं और सारे अपराधियों का स्थान एक था, और जब अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, अपराधी पकड़ा जाएगा, उसका विशेष दल से, समाजवादी पार्टी से रिश्तेदारी नज़र आएगी, तो उसमें वो कहेंगे कि हाँ हमारी पार्टी से जुड़े थे इसलिए कार्रवाई हुई। लेकिन अगर वो अपराध नहीं करते तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। लेकिन जो अपराध नहीं करते हैं, केवल राजनीति करते हैं, राजनीति के माध्यम से समाज सेवा करते हैं, उनको चाहे वो सपा का हो, बसपा का, कांग्रेस का या हमारी पार्टी भाजपा का हो, किसी को कोई नहीं छेड़ता है। विपक्षी पार्टियां कहती हैं, खासकर अखिलेश जी का हमेशा ये कहना रहता है कि भारतीय जनता पार्टी है, पिछड़ों का वोट तो ले लेती है, लेकिन पिछड़ों को बहुत सम्मान भारतीय जनता पार्टी नहीं देती है। ये बयान वीरता श्री अखिलेश जी जरूर दिखाते रहते हैं, लेकिन श्री अखिलेश यादव जी के इस बयान की हवा निकल चुकी है। एक चुनाव में निकलती, 2 में निकलती,
लगातार चार चुनाव में हवा निकल चुकी है और जनता ने जान लिया है कि पिछड़े वर्ग का हो, चाहे अनुसूचित वर्ग का हो, चाहे सामान्य वर्ग का हो, सबकी भलाई के लिए भाजपा ही बिना भेदभाव के काम करती है। हमारा मंत्र भी है सबका साथ सबका विकास। आपको तो उन्होंने ऑफर भी कर दिया था। श्री अखिलेश यादव जी, मुझे उनके ऑफर की जरूरत नहीं। उनको मालूम है कि हमारी पार्टी के पास स्वयं 271 विधायक हैं गठबंधन के साथ। उनकी पार्टी में जो लोग हैं वो बचा के रखें, उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि उन्हीं की पार्टी के लोग बहुत भाजपा में आना चाहते हैं। आपके और अखिलेश जी में हमेशा तकरार रहती है। विधानसभा में देखा गया है आपके लिए अमर्यादित भाषा का उपयोग भी किया गया। उसके बाद भी उनके पिताजी की डेथ हुई, मुलायम सिंह जी की डेथ में आप गए भी, उनको हाथ में हाथ डाल के सांत्वना दे रहे थे। नहीं, देखिए, श्री मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े नेता थे, देश के रक्षा मंत्री थे, यहाँ कई बार मुख्यमंत्री थे, और उनका निधन निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ी क्षति थी, जिसकी पूर्ति निकट भविष्य में संभव नहीं है। उनका जाना दुखद रहा है और राजनीतिक दृष्टि से हम लोगों के जो संस्कार हैं कि अगर किसी के पिता, किसी की माता या किसी के परिवार का कोई सदस्य जब किसी इस प्रकार की परिस्थितियों का सामना करता है तो सांत्वना देना नैतिक धर्म है और श्रद्धांजलि देना। उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री हूँ, इसलिए आदरणीय मुलायम सिंह जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए गया। और श्री अखिलेश जी आयु में मुझसे थोड़ा छोटे हैं, बहुत छोटे नहीं हैं, तो सांत्वना देना ऐसे समय में जब उनके पिताजी का निधन हो गया था तो यह मेरा नैतिक दायित्व भी था और हमारे संस्कार भी यही है कि जब कोई दुख में हो तो उसे सांत्वना देना चाहिए, जब कोई सुख का मौका हो तो उसको शुभकामना देना चाहिए। आपका एक ट्वीट बहुत चर्चा में रहा है कि संगठन सरकार से बड़ा है। इसके पीछे कोई मायने था या अपने आप से निकल गया? नहीं, ऐसा नहीं। संगठन सरकार से बड़ा होता है और वो सदा रहेगा, क्योंकि सरकार संगठन के माध्यम से बनती है, संगठन सरकार के माध्यम से नहीं बनता है। अगर हमारा संगठन नहीं होता तो सरकार के द्वार पे हम होते ही नहीं, सरकार में होते नहीं। आज देश प्रदेश में सरकार है तो उसके लिए संगठन के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं ने परिश्रम की पराकाष्ठा की है, जनता का आशीर्वाद और समर्थन अर्जित किया है। इसी संगठन तो सर्वोपरि है, संगठन सबसे महत्वपूर्ण होता है। आजम खां हेड स्पीच में 3 साल की से ऊपर की सजा हुई है और सदस्यता उनकी रद्द कर दी है। सबने बोला है कि भाजपा ने जल्दीबाजी करी है इसके लिए, उन्होंने अपने विधायकों के साथ ऐसा नहीं किया लेकिन आजम खां के साथ किया है। इस तरह की बातों को मैं समझता हूं कि जो वरिष्ठ राजनेता लोग होते हैं उनको बिना कोई चीज़ जाने और इस प्रकार के हल्के फुल्के बयान नहीं देना चाहिए। मोहम्मद आजम खां जी को सजा हुई और सजा दिए जाने की सूचना अगर माननीय विधानसभा अध्यक्ष को प्राप्त हुई तो उस पर कार्रवाई करना उनका उत्तरदायित्व था। उन्होंने अपना उत्तरदायित्व पूरा किया। तो जिस फैसले का स्वागत करना चाहिए उसको भाजपा से जोड़ देते हैं। विधानसभा अध्यक्ष तो सभी दलों के समर्थन से सर्वसम्मति से चुने गए हैं और सर्वसम्मति से चुने गए अध्यक्ष के द्वारा जब अदालत का कोई फैसला होता है और उसके आधार पर सदस्यता जानी है वो सदस्यता गई है। हमारे भी एक भाजपा के विधायक हैं, उनको भी 2 साल की सजा हुई है। अब मुझे उनका भी समाचार मिला है कि उनकी भी सदस्यता समाप्त की गई। खीरी चुनाव के बारे में कहा गया है कि सरकार ने बहुत दुरुपयोग किया है अपने तंत्रों का। एडवांस में पराजय स्वीकार किया है समाजवादी पार्टी ने, क्योंकि जो चुनाव में हार जाते हैं तो वो फिर ईवीएम को दोष देंगे, चुनाव आयोग को दोष देंगे, और अगर जीत जाते हैं तो कहेंगे तो भाजपा सरकार पूरी जनता के बीच में अलोकप्रिय हो गई है। तो जब चुनाव हार उनको स्पष्ट दिखाई दे रही है तो चुनावी हार को कैसे बाद में जब परिणाम आएगा तो कैसे अपने को सेव करेंगे, कैसे अपने को बचाएंगे, यह एडवांस में वो अपना रिहर्सल करते रहते हैं। अन्यथा आजमगढ़ की लोकसभा भी तो हम लोगों ने जीता है, रामपुर की लोकसभा हमने जीता है, वो सपा की ही सीट थी, श्री अखिलेश यादव जी की, मोहम्मद आजम खां जी की। वहाँ कमल खिल चुका है, तो अब कमल वहाँ भी खिला है दोनों लोकसभा में। अब मुझे पूरा विश्वास है गोला गोकर्णनाथ में फिर कमल खिलने जा रहा है उपचुनाव में। और जब मैनपुरी लोकसभा के चुनाव होंगे तो चूंकि आदरणीय मुलायम सिंह जी के प्रति आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, हमारे आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी से सभी राष्ट्रीय नेता सम्मान का भाव रखते थे, उनके खिलाफ प्रचार करने भी नहीं जाते थे और उनका आशीर्वाद सही मायने में भाजपा के लिए रहता था। और हमें पूरा विश्वास है जब उपचुनाव होंगे वहाँ भाजपा कमल खिलेगा। इस बार भाजपा का सांसद उपचुनाव में जीत करके जाएगा देश की संसद। तो अब तो 2024 के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने, आप लोगों ने अंदर खाने तैयारी शुरू कर दी है। अब की क्या लगता है कि 24 में कितनी सीटें आएंगी उत्तर प्रदेश में? हम लोग तो 80 की 80 सीटें जीतने के लक्ष्य के अंतर्गत काम कर रहे हैं और जनता का जैसा मूड हम लोग देख रहे हैं और कार्यकर्ताओं के द्वारा जो परिश्रम किया जा रहा है, डबल इंजन सरकार के माध्यम से जो जन कल्याण के काम किए जा रहे हैं, विकास के काम किए जा रहे हैं, कानून व्यवस्था की दृष्टि से
आर्थिक समृद्धि की दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से, तो उन सब के कारण से भाजपा का प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ा है। और सारे लोगों के मनमानस में बैठा हुआ कि हमें मोदी जी को फिर से देश की बागडोर सौंपना है। तो यूपी तो 80 में से 80 देने के लिए लगभग तैयार है। कोई एक आध सीटें इधर उधर हो जाए तो बड़ा मुझे आश्चर्य होगा, लेकिन मुझे लगता है कि हम 80 सीटें भी जीत सकते हैं उत्तर प्रदेश की 2024 के लोकसभा चुनाव। जनसंख्या नियंत्रण कानून पे बहुत बहस छिड़ी हुई है, हर तरफ से बात आती है। ऐसे डिप्टी सीएम ऐसे केशव मौर्य, आपका क्या सोच है? नहीं, मैं समर्थन करता हूँ। जब कोई देश के हित में, समाज के हित में कोई जब एक चर्चा चलती है तो उस चर्चा को पॉजिटिव भाव में लेना चाहिए और जनसंख्या नियंत्रण की दृष्टि से जो आवश्यक कदम है वो उठाए जाने चाहिए। मैं इसके समर्थन में हूँ और मुझे लगता है कि यह काम और पहले होना चाहिए था, नहीं हुआ है, लेकिन अभी सरकार के स्तर पर भी यह विचार किया जाएगा और विचार करके क्या इसका रास्ता निकल सकता है उसके हिसाब से रास्ता भी निकाला जाएगा। भारतीय जनता पार्टी आजकल पसमानदा समाज को जोड़ने में बहुत मुहिम चला रही है, कितना सफल होगी भाजपा जोड़ने में पसमानदा समाज? चाहे देश हो चाहे प्रदेश हो, यहाँ एक बहुत गरीब और पिछड़ा और कमजोर तबके का एक बहुत बड़ा मुस्लिम समाज है जिसे पासमांडा के नाम से जाना जाता है। उसको कुछ नेता ऐसे मुस्लिम समाज के ही तैयार हुए जिन्होंने उनके वोटों को बेच डाला। कुछ नेता ऐसे तैयार हुए जो तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए ऐसी बातें करते रहे जिससे हिंदू और मुसलमान के बीच में लड़ाई होती रहे, उनकी राजनीति रोटी सेकने का उन्हें मौका मिलता रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यह जानते हुए भी कि एक बहुत बड़ा वर्ग है अल्पसंख्यकों के अंदर जो मुस्लिम के नाते जाना जाता है और उसमें पासमांडा तो 80% से ज़्यादा है। अब उनके जीवन स्तर की क्या दुर्दशा थी, यह माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने से पहले की रिपोर्ट अगर कोई देखेगा, वास्तविक स्थिति देखेगा तो उसे ध्यान में आएगा। लेकिन माननीय मोदी जी ने जब 2014 में शपथ लिया और उन्होंने एक नारा दिया, सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास और सबका विश्वास, ये 19 से में दोबारा भी हमने इस बात को दोहराया है। तो पासमांडा मुस्लिम जो है उसको लगता है कि भाजपा जब से आई, न दंगे हुए, न हमारे हिस्से की किसी योजना में कटौती हुई, न हमारे जीवन को दुखों के झंझावात में झोंकने का काम किया गया, बल्कि उनके जीवन को सुखी बनाने का काम किया गया। इसलिए उनके विचारों में बदलाव आ रहा है और भारी संख्या में आप देखना 2024 के लोकसभा चुनाव में माननीय नरेंद्र मोदी जी को पासमांडा मुस्लिमों का भारी समर्थन हम सबको प्राप्त होगा। गुजरात चुनाव है, हिमाचल का चुनाव है। हिमाचल में कहा जाता है कि सरकारें रिपीट नहीं होती है। आपकी तो डबल इंजन सरकार है, दोनों तरफ सरकार है, आपकी कितनी चुनौती मानते हैं? ये तो उत्तराखंड के बारे में भी कहा जाता था, लेकिन उत्तराखंड में भी हम आ गए। गोवा के बारे में कहा जाता था, गोवा में भी हम आ गए। मध्य प्रदेश के बारे में कहा जाता, मध्य प्रदेश में भी आ गए। हिमाचल में भी आएंगे, गुजरात में भी आएंगे और प्रचंड बहुमत के साथ आएंगे। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही है और चूंकि हमारे पास माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में जो सरकार है, उस सरकार के कारण से जो काम किया जा रहा है और जो राज्यों के अंदर सरकारें हैं, डबल इंजन सरकार हो जाती है, उसका जो आम जन को लाभ मिल रहा है। लोग जानते हैं कि अगर विकास की ट्रेंड को रोकना होगा तो भाजपा से दूरी बनाएंगे, लेकिन भाजपा ऐसे काम कर रही कि भाजपा से लोग अधिक और अधिक संख्या में जुड़ते जा रहे हैं। हमारी सीटें पिछले चुनाव की तुलना में गुजरात में भी और हिमाचल में भी बढ़ेंगी। मोदी जी का जो सबसे महत्वपूर्ण सोच है गांव का विकास। महात्मा गांधी जी भी कहते थे कि जब गांव, अगर देश का विकास करना है तो गांव का विकास करना होगा। तो अब कितना चुनौती मानते हैं? ये चुनौती तो है ही। अब गांव का विकास हो जाएगा तो प्रदेश का विकास हो जाएगा, प्रदेश का विकास हो जाएगा तो देश का विकास हो जाएगा। तो गांव का विकास हमारी प्राथमिकता में है और गांव के विकास की दृष्टि से, गांव में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार की दृष्टि से एक बहुत बड़ी योजना चल रही हैं और जिन योजनाओं का आम जन से जुड़ाव है, आम जनता को लाभ हो रहा है उससे, और उसका परिणाम आने वाले समय में दिखेगा। आज भी दिख रहा है। 46 लाख प्रधानमंत्री आवास उत्तर प्रदेश के अंदर बन चुके हैं। मनरेगा में बताया जाता है कि एक योजना है जिसमें आप प्रथम आए पूरे देश में। उत्तर प्रदेश पूरे देश में लगातार प्रथम ही आ रहा है, अलग अलग योजनाओं में आ रहा है। जहां हम पहले नीचे से पहला और दूसरा नंबर पाते थे, आज ऊपर से पहला और दूसरा नंबर पा रहे हैं और हर दृष्टि से पा रहे हैं। और आने वाले समय में आप देखेंगे जो उत्तर प्रदेश के बारे में उत्तम प्रदेश बनाने की बातें हैं, वो उत्तम प्रदेश आपको देश के अंदर उत्तर प्रदेश की एक अलग तस्वीर दिखाई देगी
और एक अलग विश्वास पूरे देश का, दुनिया का जैसे भारत के प्रति है, और ऐसे ही जब भारत में कोई आता है विदेश से तो उसको उत्तर प्रदेश आकर्षित करता है, और देश के सभी राज्यों के लोग भी उत्तर प्रदेश को आज पसंद कर रहे हैं क्योंकि वो अपने को सुरक्षित पाते हैं उत्तर प्रदेश में। नई टेक्नोलॉजी पे आपने जब रोड मंत्री थे, जब पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, तो आपने रोड टेक्नोलॉजी पे, नई टेक्नोलॉजी बहुत काम किया है, तो कुछ ऐसा कुछ विचार इस पे भी है ग्राम? वहाँ भी किए थे और यहाँ भी FDR टेक्नोलॉजी है जिसमें 25% से लागत जो है वो अधिक 25% से ज़्यादा कम लागत पर हमारी सड़कें अधिक समय तक टिकाऊ रहने वाली बन रही हैं। हम मिट्टी को ही पत्थर बना रहे हैं, ना पत्थर तोड़ रहे हैं, ना कोई किसी प्रकार का पर्यावरणीय नुकसान कर रहे हैं। FDR टेक्नोलॉजी के माध्यम से लागत कम करके अधिक मार्ग बना करके और जनता की सेवा में तेजी से सुपुर्द करने का काम कर रहे हैं। पिछली सरकार में आपकी ये योजना बहुत पसंद की जाती थी जिसमें आप लोग, जो छात्र थे, जो टॉप करते थे, उनके नाम पे सड़कें हैं, जो शहीद होते थे उनके नाम पे सड़कें, कुछ महापुरुषों नाम पे सड़कें, कुछ योजना इस बार भी है ऐसी गाँव के लिए? तो चल रही है। देखिए, अभी तो जो PWD के समय मंत्री के नाते हमने शुरू किया था वह योजनाएं चल रही हैं, कोई योजना बंद नहीं की गई है। और यहाँ पर भी हम लोग अधिक से अधिक, विशेष तौर से महिला सशक्तिकरण पर जोर है, गांव के अंदर अधिक से अधिक रोजगार सृजित करने में पर जोर है, अमृत सरोवर बनाने पर जोर है, प्रधानमंत्री आवास बने तो उनको अन्य सुविधाएं कैसे समयबद्ध तरीके से मिल जाए जिससे उनके जीवन स्तर में एक बदलाव दिखाई दे। तो हम गांव के विकास और गांव के लोगों के विकास को लेकर के एक अच्छी योजना रचना बना करके काम को आगे बढ़ा रहे हैं। नामकरण जहां पर जैसी जरूरत पड़ेगी वैसे किया जाता है। असलियत में एज ए पॉलिटिशियन आपको बहुत हमने देखा है, कई बार आपकी कयास बहुत सही निकलते हैं। असलियत में आपकी 2024 में भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें मिलने आ रही है? केवल 80 मिल सकती है, हमको इससे ज़्यादा नहीं मिल सकती। तो ये थे केशव मौर्य जी, जिन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। केशव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा इनका कहना है कि अब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 24 में 80 की 80 सीटें मिलेंगी। देखना है कि अब इनकी बातों में कितनी सच्चाई होती है। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में किसी और के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।